जय हिंद दोस्तों। नेट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि सिंधु सभ्यता पढ़ना है और सिंधु सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए सभ्यता क्या होता है, सभ्यता कैसे विकसित हुआ, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चूंकि सभ्यता से पहले तो पृथ्वी आया होगा, तो पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, थोड़ा सा इसका चर्चा करेंगे। जैसे टाइम को बचाने के लिए पहले ही बोर्ड पर लिख लिया गया है, इसको देखेंगे आप लोग। सबसे पहले 450 करोड़ वर्ष पहले हमारा पृथ्वी का निर्माण होता है। कारण जो भी हो वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। पृथ्वी का निर्माण हो गया, पृथ्वी का निर्माण होते होते प्रोसेस शुरू हो गया उसके अंदर में। तब लगभग 370 करोड़ वर्ष पहले वहां पे जीवन का शुरुआत हुआ। जीवन का शुरुआत में कह सकते हैं कोई स्पेसिस आया होगा। अब एग्जैक्ट ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले ऐसा एक घटना घटित हुआ जो प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता है। एक स्पेसिस का जन्म हुआ जिसे हम लोग प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं, जो हमारा पूर्वज, यही हमारा पूर्वज है। अगर हमसे कोई पूछे हमारा पूर्वज कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पूर्वज प्राइमेट्स के नाम से जाना गया। ये साइंस का सब्जेक्ट है, देखेंगे इसको। यह भी धीरे 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 परिवर्तित होते 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 विकसित होते होते एक समय ऐसा आया कि इसमें से एक नया स्पेसिस निकला जिसे हम लोग ग्रेट एप्स के नाम से जानते हैं। ग्रेट एप्स 4 पैर पे अपना काम करता था, यानी पैरों पे रहता था, चारों पैर का प्रयोग करता था, पैर पे रहता था। और यह ज्यादा दूर तक देख नहीं पाता था, क्योंकि 4 पैर यानी कि हाथ नीचे पैर नीचे भी रहता था, इसलिए दूर तक देख नहीं पाता था। एक समय ऐसा कि पैर पर से नीचे उतरकर नीचे आया और नीचे 2 पैर से चलना शुरू किया। जब 2 पैर से चलना शुरू किया तो इसको हम लोग होमो हॉबिलिस के नाम से जाने लगे। इसको होमो हॉबिलिस के नाम से जाने लगे। और यह लगभग 25 लाख वर्ष पहले होमो हॉबिलिस पृथ्वी पे आया था, जो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल हमारे नए पूर्वज के रूप में थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा ओरिजिनल मतलब जो पूर्वज है हम लोग जैसा, जिसमें माइंड है, सोचने की क्षमता है, तो वह होमोसेपियंस आया लगभग 3 लाख पहले। एग्जैक्ट ईयर कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो ईयर है वो मैंने लिख दिया है। होमोसेपियंस आपको 3 लाख पहले आता है। होमोसेपियंस हम ही लोग की प्रजाति का था, जिसके पास 2 पैर थे, 2 हाथ था, हम ही लोग जैसा शकल था। और यह धीरे 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 घूमता रहा। घूमते 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 इसमें एक ऐसा समय आया लगभग 70 पहले, 70,000 वर्ष पहले, 70,000 वर्ष पहले इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी चेंजिंग हुआ। कैसा चेंजिंग हुआ? ज्ञानात्मक क्रांति हुई। ज्ञानात्मक क्रांति का मतलब यह हुआ कि मनुष्य यानी होमोसेपियंस कल्पना करने लगा, सोचने लगा। जैसे हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग हो सकता है। हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग काश चिड़िया होते। हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो सोचने की प्रवृत्ति कब हुई? लगभग 70,000 वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जो है सोचना शुरू किया। उसके बाद में कल्पना किया, फिर इंटेलिजेंस विकसित हुई, फिर आपको मेमोरी विकसित हुआ धीरे धीरे। अगर मेमोरी की बात करें तो अभी वैज्ञानिक के अनुसार, साइंटिफिक रीजन के अनुसार बता रहे हैं, अभी हमारा जो मेमोरी इस तरह से मापा जाता है, जैसे मान लो खोपड़ी है, तो खोपड़ी में कितना बालू भर सकते हैं, तो वह सेंटीमीटर क्यूबिक में आता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब आयतन जिसे बोलते हैं। तो वह मनुष्य में अगर देखे तो अभी जो है 1260 मेल में सेंटीमीटर क्यूब होता है और फीमेल में 1171 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे खोपड़ी की क्षमता है अभी के अनुसार। और जो होमो हॉबिलिस था, ये इसका क्षमता उस समय था लगभग 500 से लेकर 600 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में, होमोसेपियंस यहां से यहां तक आने में आपको बहुत ज्यादा चेंजिंग हुआ। पहले 500 कैपेसिटी था, अब हो गया 1260। और अभी भी आप देखेंगे तो 1260 के ही आसपास में हमारा कैपेसिटी है सेंटीमीटर क्यूब में। अब चूंकि ये लोग तो
ऐसे ज्ञानात्मक क्रांति हो गया, कल्पना करने की क्षमता विकसित हो गई, धीरे 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 मेमोरी क्षमता विकसित हुआ। जब ये सब होने के बाद इंसान सोचने लगता है और इंसान का जो है एक समाज बनने लगता है, फिर समाज बना होगा, परिवार बना होगा, फिर समाज बना होगा, समाज के बाद में एक बहुत बड़ा काफिला बना होगा, काफिला के बाद में एक सभ्यता बनी होगी। तो वैसे ही शुरुआत होता है। चलिए हम लोग इतिहास को सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। इतिहास की बात करें तो यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल जो था उस समय लिखित कोई साक्ष्य नहीं था। लिखित मतलब कोई लिखा हुआ चीज नहीं मिला, और ना ही उसको जब लिखा हुआ मिला ही साक्ष्य नहीं तो पढ़ने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे न लिखित साक्ष्य है न पढ़ने का कोई साक्ष्य है। ये भी 3 प्रकार को, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा न्यू पाषाण काल। आजकल कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है, स्पेशली स्थल से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल लगभग जब होमो होबिलिस आया था तब से लेकर, यानी यही जो है होमो होबिलिस जो है 2 पैर पे खड़ा होकर चलना शुरू किया था, और यही से लेकर और 12,000 ईस्वी तक, 12,000 वर्ष पहले तक की जो काल है वो पूरा पाषाण काल है। और इसमें लोग कैसे रहते थे इसके बारे में हम लोग बृहद जानकारी लेंगे। चलते हैं, सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करें तो सबसे पहले इसका अध्ययन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सबसे पहले इसका अध्ययन कौन किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था, 1863 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1863 ईस्वी में किया था। किसका अध्ययन किया था? पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको बता दूं। पूरा पाषाण काल में लोग, पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग कैसे करते थे? मान लेते हैं कि कोई चीज सामने से अटैक करता है, कोई जानवर ही अटैक करता है, तो उसको मारने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो लोग पत्थर का ही प्रयोग करते थे, पत्थर से मारते थे, पत्थर से सब काम करते थे। उसके बाद में शिकार का प्रयोग ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा शिकार का प्रयोग करना भी शुरू कर दिए थे। तो कह सकते हैं कि शिकार का अल्प ज्ञान था। अगर शिकार करते थे तो क्या चीजें करते होंगे? तो ऐसे जानवर करते होंगे जो मनुष्य से छोटे होंगे। तो छोटे में हिरण हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, छोटा छोटा जानवर हो सकता है, उनको मार कर ये लोग खा लेते थे। इसलिए कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल में कच्चा मांस खाने का सिस्टम था। कच्चा मांस खाने का सिस्टम था। फिर समय, और समय कहता है कि जीवन अस्थिर था। अस्थिर का मतलब यह होता है कि एक जगह जीवन नहीं था। यहाँ रहते थे, कुछ दिन वहां रहते थे, फिर वहां जाते थे, खाना बदोश जीवन था। कुल मिलाकर एक जगह ये लोग नहीं रहते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने आग जलाना सीख लिया। जब आग जलाना सीख लिया, क्वेश्चन पूछता है कि आग जलाने का प्रथा जो है कब शुरू हुआ? तो आप बता सकते हैं कि आग जलाने की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुआ था। कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछता है साक्ष्य बताइए, कहां मिला था आग जलाने का साक्ष्य? तो ये मिला था आपको चाओ जो गोजिनन। ये आपको कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है। चीन में पड़ता है। यहीं पे आग जलाने का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। आगे चलते हैं। चित्र, ये लोग के पास टाइम ही टाइम था, बहुत टाइम था, कुछ नहीं करते थे, दिन भर बैठे रहते थे, कभी शिकार खेलने चले गए। तो ये लोग चित्रकारी भी करना शुरू किया। क्वेश्चन पूछता है कि चित्रकारी करने की प्रथा कहां से शुरू हुई? तो चित्रकारी करने की प्रथा आपको पूरा पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में चित्रकारी का आप कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्रकारी कहां पे, कोई प्रूफ बताइए। तो प्रूफ ये था, भीमबेटका का नाम सुने होइएगा। तो भीमबेटका का आज से लगभग जब उसका तिथि निकाला गया तो आज से 18,000 वर्ष पहले भीमबेटका का दिया गया है। तो भीमबेटका का जो गुफा है इसमें चित्रकारी किया गया और यह एमपी में पड़ता है। क्वेश्चन पूछता है इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था बीएस वकाड़कर 1954 ईस्वी के आसपास में। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इसका पूछता है
कि बताइए पूरा पाषाण काल में कोई ऐसा स्थल बताइए जो स्थल अभी के नाम से जाना जाता है। यस, वो स्थल है आपको नेवासा और इमाम गांव। क्या? नेवासा और इमाम गांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये स्थल जो है पूरा पाषाण कालिक स्थल। पूरा पाषाण काल में और भी इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो कंपटीशन में पूछता है वो मैंने बताया। अब हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने जाना सबसे पहले कि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। शिकार का ज्ञान नहीं था, लेकिन अल्प ज्ञान था। पशुपालन नहीं थी उस समय। लोग जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि आग का आविष्कार बहुत बाद में हुआ उसी काल में हुआ, लेकिन आग का आविष्कार होते होते लोग मांस पका के खाने नहीं लगे, समय लगा होगा उसमें। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य में क्या क्या चीज चेंजिंग हुआ था वो मैंने आपको लिख के दिखाया है। इस मध्य पाषाण काल में सबसे पहले ये चीज है, शव दफनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी आपको मध्य पाषाण काल में। पहले जब कोई मर जाता था तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगे, लोगों में लगाव होने लगा। जब लगाव होने लगा तो लोग ऐसे ही शव को नहीं छोड़ते थे, उसको मिट्टी कोड़कर उसमें अंदर डाल देते थे। तो कह सकते हैं कि शव दफनाने की जो शुरुआत हुई थी वह मध्य पाषाण काल में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं तीर मतलब कि तीर धनुष जो था वो चलाने की प्रथा भी मध्य पाषाण काल में हुई थी। लकड़ी का तीर धनुष हुआ करता था, क्योंकि उस समय कोई धातु का तो प्रयोग करता नहीं था, धातु का खोज हुआ नहीं था, तो तीर कमान का प्रयोग किया जाता था स्पेशली जानवरों को मारने के लिए। तो जानवरों को मारने के लिए तीर कमान चलाने की प्रथा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर कमान चलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी, तो वह था आपको मध्य पाषाण काल में। शिकार का जब तीर कमान बना तो शिकार का पूर्ण ज्ञान होने लगा, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि शिकार का पूर्ण ज्ञान आपको मध्य पाषाण काल में हुआ। फिर बात करते हैं पशुपालन। तो जैसे ही जानवरों को मारना इन्होंने शुरू किया, उसमें कुछ पशु जो थे इनके उपयोगी थे और वह पशुओं को अपने साथ रखने लगे थे। तो पशु पालने की जो प्रथा थी वो आपको मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। तो पशुपालन है आपको मध्य पाषाण काल में। अगर बोलेंगे साक्ष्य बताइए, साक्ष्य पूछता है, तो कह सकते हैं कि पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य था वह आदमगढ़ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा वजावरा था जो राजस्थान में पड़ता है। प्रथम पालतू जानवर कौन सा था? तो प्रथम पालतू जानवर आपको डॉग था, कुत्ता था प्रथम पालतू। और इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो जाता है। और पशुपालन का जब शुरुआत हो गया, लोग पशुओं को अपने पास रखने लगा, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि समय व्यतीत होते गया, तब मध्य पाषाण काल के बाद में नव पाषाण काल आया। और नव पाषाण काल का समय हम लोग मानते हैं लगभग 10,000 से लेकर 10,000 वर्ष से पहले से लेके लगभग ताम्र पाषाण काल के पहले तक की जो काल होता है वह आपको नव पाषाण काल का होता है। तो चलिए नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नव पाषाण काल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कृषि की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको आंसर देना है कि नव पाषाण काल में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको आंसर देना है मध्य पाषाण काल में। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अल्प शिकार करना कब से शुरू हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। आग का जलना कब शुरू हुआ था, पूरा पाषाण काल में। सारा मैंने बताया है। अभी हम जानेंगे नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो कृषि का विकास आपको नव पाषाण काल में हुआ था। कुछ लोग इसके साक्ष्य मानते हैं कि भैया साक्ष्य बताइए, तो साक्ष्य है आपको मेहरगढ़ जो कि बोलन नदी है। कभी कभी मेहरगढ़ पूछता है किस नदी किनारे है, तो बोलन नदी है, वहां उसी किनारे है। पहला अनाज कौन सा था?
तो जौ था, वैसे उस समय जौ, गेहूं, तिल इस सब की खेती होती थी। पहला चावल का साक्ष्य कहां से मिला था? तो पहला चावल का साक्ष्य मिला था आपको कोल्डिया हुआ जगह यूपी में, वहां से मिला है। उसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो बिल्कुल क्रांति आ गया। लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। वो लोग बहुत भारी भारी वस्तु को ढोने लगे एक जगह से दूसरी जगह तक। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद में शिल्प का प्रयोग। शिल्प किसे कहते हैं? तो शिल्प जो होता है वो हाथ से बनाया हुआ कोई वस्तु को शिल्प कहा जाता है। और शिल्पकारी की शुरुआत जो हुआ था ये भी आपको नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद बोले कि पहले जो है मोटे मोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, बड़ा बड़ा। अब उस पत्थर को मतलब कि टोंग टोंग कर उसको पतला बनाया गया जिससे आराम से शिकार किया जा सके। तो छोटे पत्थरों का प्रयोग आपको नवपाषाण काल में ही होता है इसको। उसके बाद में लोग जब कृषि करना शुरू किए तो कृषि का मतलब ये होता है कि जब आप अनाज उगाएंगे तो कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना, 4 महीना आपको एक जगह पे रहिएगा। यानी कि अस्थाई रहने का भी अगर व्यवस्था करें तो कृषि के साथ ही शुरू हुआ था। वो भी आपको नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। तो कह सकते हैं कि अस्थाई आवास जो है आपको नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। क्वेश्चन पूछता है साक्ष्य बताइए। तो एक बुर्ज होम आपको जगह है, बुर्ज होम आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यह आपको बुर्ज होम जो है गड्ढे वाला घर हुआ करता था, यानी नीचे सीढ़ी जैसा होता था, नीचे उतरकर घर लोग बनाते थे। जैसे इसमें बुर्ज होम दिया हुआ है, चिरांद दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है चिरांद कहाँ है? तो चिरांद भी आपको नवपाषाण कालीन आपको स्थल है जो कि बिहार में पड़ता है। साथ ही साथ आपको आज हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में, जो प्राक ऐतिहासिक काल में आता है। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब जिस समय मनुष्य न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। पाषाण काल में जैसे कि आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद में आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस समय मनुष्य ने नया नया धातु का खोज किया था, जिसे तांबा का नाम रखा गया। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तांबा का प्रयोग कब हुआ था? तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि नवपाषाण काल के बाद हुआ था तथा सिंधु सभ्यता के पहले हुआ था। चलिए थोड़ा इसके डिटेल के बारे में इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राक ऐतिहासिक काल में इसको अगर देखा जाए तो पाषाण काल आता है, पाषाण काल आता है और इसके साथ साथ एक ताम्रपाषाण काल आता है। ताम्रपाषाण काल आता है। अच्छे से देखिएगा, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर, वैसा काल जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था हमेशा। और ताम्रपाषाण का अर्थ होता है ताम्रकाल या ताम्रपाषाण काल जिसमें तांबा का प्रयोग किया गया था। तांबा का प्रयोग किया गया था। तांबा का प्रयोग, पहली धातु, पहला धातु, पहला धातु। क्वेश्चन पूछता है कि पहला धातु कौन सा है जो मनुष्य ने खोज किया था? तो उसका आंसर होगा आपको तांबा। इसका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो इसका कार्यकाल हम कह सकते हैं लगभग 6 से 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल होता है। तो ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बाद में कौन सा पाषाण काल आता है? थोड़ा सा इसको हम सीरियली देखते हैं तो देखना। सबसे पहले कौन आया? पाषाण। पाषाण, पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थर का प्रयोग किया गया। उसके बाद में तांबा का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। तांबा। तांबा के बाद में किसका प्रयोग किया गया? तांबा के बाद में कांस्य का प्रयोग किया। कांस्य क्या क्या चीज बनता है? तांबा तो मुझे मिल ही गया था, तांबा प्लस टीन।
तांबा प्लस टीन को मिला देंगे तो कांस्य बनेगा, और यह कांस्य जो है आपको सिंधु सभ्यता में यूज हुआ था। इसमें दो सभ्यताएं आती हैं, कौन कौन? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु सभ्यता में किस कांस्य का प्रयोग किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा कि सिंधु सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब यहां पे एक नया शब्द जुड़ा, सभ्यता। सभ्यता नव पाषाण काल में सभ्यता नहीं था, पूरा पाषाण काल में सभ्यता नहीं था, मध्य पाषाण काल में सभ्यता नहीं था, लेकिन सिंधु काल में सभ्यता आ गया। इसके पीछे यह है कि मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था, मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था, मनुष्य ने अस्थायी रहना शुरू कर दिया था। जब ये सब शुरू हो गया था तो सभी लोग एकत्रित होना शुरू हो गया था, उनका एक झुंड बन गया था, उनका एक ग्रुप बन गया था, एक टोला बन गया था। इस प्रकार से कोई एक उनका हेड हुआ करता था। जब हेड होकर सारे लोगों का निर्णय हेड ही करते थे, तो इस प्रकार से एक सभ्यता विकसित हुई जिसमें कैसे रहा जाए, कैसे कृषि किया जाए, कैसे पशुपालन किया जाए। तो ये सब सभ्यता के अंदर ही विकास हुआ। तो आपको ये पता चला होगा कि कैसे धीरे धीरे सभ्यता विकास हुआ, कैसे हम लोगों ने सबसे पहले अल्प शिकार करना शुरू किया था, फिर पशुपालन शुरू किया, फिर कृषि शुरू किया, फिर धीरे धीरे घरों में रहना शुरू किया, फिर अस्थायी रूप से घरों में रहना शुरू किया। इस प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता शुरू हुई। तो हमारे भारत में सबसे पहला जो सभ्यता थी, सबसे पहला सभ्यता थी, वह है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का अनेकों नाम है, अनेकों नाम नहीं है, लगभग 5-6 तो हम आपको बता ही सकते हैं। चलिए काउंट करके बताते हैं सिंधु सभ्यता का क्या क्या नाम हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज किया गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। उसके बाद में इस सभ्यता को और भी नाम से जाना जाता है, वह सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु ही क्यों? तो सिंधु इसलिए क्योंकि जब 1921-22 में खोज हो रहा था, 24-25 में, तो सबसे ज्यादा स्थल, सबसे ज्यादा नगर जो मिला वो आपको सिंधु नदी घाटी के किनारे मिला। इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी नदी सिविलाइजेशन। तीसरा इसको सरस्वती घाटी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा कि इसको सरस्वती घाटी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब 1947, 48, 50 के बाद में जब खोज किया गया तो उस खोज में देखा गया तो सबसे ज्यादा लगभग 3/4 यानी 75% स्थल जो है आपको सरस्वती नदी के किनारे मिला। लेकिन सरस्वती नदी अभी विलीन हो चुका है, इसलिए उसका नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थल अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिला है, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी से नहीं बल्कि सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी नदी में सबसे ज्यादा स्थल मिला है। लगभग हम आपको बता दें 2000 से भी ज्यादा स्थल प्राप्त हो चुके हैं। 2800 के आसपास में स्थल प्राप्त हुए हैं अभी 2014 तक। उसमें लगभग 2000 से ज्यादा आपको सरस्वती नदी के किनारे मिला है। इसलिए इसको सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं सिंधु सभ्यता को। फिर इसको एक कहा जाता है कि इसको सुमेरियन की बेटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? सुमेरियन की बेटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि पहले जब सिंधु सभ्यता विकसित हो रहा था, उसके साथ साथ उसके समकालीन और भी विश्व में सभ्यताएं विकसित हो रही थी। उनमें कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो लिख के बताएंगे, लेकिन अभी मौखिक आपको बता देते हैं। उनमें से सभ्यताएं का नाम है आपको सुमेरियन की सभ्यता,
जिसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं, मिस्र की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ विकसित हो रही थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।